इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। मेरा दूसरा कहना है कि इसको हरियाणा की जनता समझी या नहीं समझी, विपक्ष के लोग समझे या नहीं समझे, एक अलग विषय है। परंतु ये चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों नहीं समझ पाए, ये कुमारी सैलजा क्यों नहीं समझ पाए, ये पानीपत के विधायक क्यों नहीं समझ पाए, ये चौधरी ईश्वर सिंह क्यों नहीं समझ पाए, ये राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं समझ पाए। हम तो चलो विपक्ष के लोग हैं, जनता को हो सकता है कि कांग्रेस से कोई अपेक्षा ना हो, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के ही कार्यकर्ता को कांग्रेस का विकास क्यों नहीं दिखा पाए। डॉक्टर साहब संक्षेप में दे दीजिए जवाब। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है ना, हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती है जिसने काम किया है। जब जवाहर जी आपका कोई परिवार ही नहीं है, आप किससे तो उम्मीद करोगे? ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं। हम एक सकारात्मक डिबेट कर रहे हैं, ये जवाब नहीं, मैं कहूँ जब बड़ा परिवार है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपके मुख्यमंत्री ने अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा दिया, और जो लोकसभा की टिकटें दी हैं उनको भी हराने का काम आपके मुख्यमंत्री ने किया है। आपके मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि हरियाणा में केवल एकमात्र व्यक्ति सोनिया गांधी के परिवार का हिस्सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद रहे और सबको ठिकाने लगा दे। उन्होंने आज ठिकाने लगाने का काम और एक लाइन में गृह मंत्री को लगाया था वहां, सीएम ने कहा नहीं, नहीं ये गलत कह रहे हैं आप। फिर आप हरियाणा की बात कर रहे हो, नहीं, आप जो मुख्यमंत्री पे ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, किसको ठिकाने लगाया? जवाहर जी ने कहा कि आप चौधरी धर्मवीर को नहीं रोक पाए, आप सैलजा को नहीं रोक पाए, आप वीरेंद्र को नहीं रोक पाए, आप अपनी पार्टी के जो नेता थे आपने सबको ठिकाने लगा दिया। एक आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको सिरसा में चुनाव लड़ा के वहां भी उसको अटका दिया। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को कराने का काम मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, बिल्कुल गलत है। मैं डॉक्टर जी एक अच्छी डिबेट के लिए एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप भूल जाइए, मैं मानता हूं ये सारे के सारे हुड्डा के विरोधी है, परंतु अवतार सिंह भड़ाना को क्यों रोना पड़ा स्टेज पे, राव धर्मपाल को क्यों रोना पड़ा स्टेज पे, जब कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको रोना पड़ता है, रो रहे हैं, तो वो क्या स्थिति आप कहना चाहते हैं, कौन सा विकास है? ये तो जवाहर जी आपकी अपनी वो है ना अभिव्यक्ति, आप किस तरह से किस रूप में क्या देख रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना के शब्द बता देता हूं। अवतार सिंह भड़ाना के शब्द ये है कि मुझे माफ कर दो, मैं इस बार काम नहीं कर पाया, परंतु अब मुझे मौका दोगे, मैं सच में काम करूंगा। ठीक है, आपके अवतार जी ने कहीं ठीक है साहब, एक एक सीट को रिपोर्ट मीडिया में चली, अवतार एक एक सीट को ले लेते हैं हम। अवतार जी के विषय में एक बात बता दूं राजीव जी, अवतार बढ़ाना एक ऐसा उम्मीदवार है इनका जो जेब के अंदर ग्लिसरीन की बोतल लेके चलता है, और जब उसको रोना होता है वो अपनी आंख में डाल लेता है। एक तो वो आंसू है उसके, वो मगरमच्छ के आंसू है जवाहर भाई। नहीं, हम मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी कम से कम इस शो में न करें। आज चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है, ठीक है, उम्मीदवार बहुत तरह की चीजें करते हैं। हम अजय जी के पास चलेंगे। अजय जी, हमने पिछले 2 हफ्तों में शायद ये चौथी बार होगा जब हम सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में एक एक सीट पर, चूंकि हमारे पास 3 सम्मानित पत्रकार हैं और तीनों की नजर बराबर रही है इस लोकसभा चुनाव में, इसलिए हम जानना चाहते हैं। हम गुड़गांव से सर शुरू करेंगे। आज वोट पड़ चुके हैं, जब वोट पड़ चुके हैं तब गुड़गांव में स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है? राव इंद्रजीत वहां चुनाव जीत रहे हैं, राव धर्मपाल वहां उन्हें टक्कर दे रहे हैं या नहीं, जाकिर कहां खड़े हुए हैं और खुद योगेंद्र यादव कहां है? मुझे गुड़गांव सीट पे राव इंद्रजीत नंबर 1 पे नजर आते हैं, जाकिर नंबर 2 पे नजर आते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी नंबर 3 पे नजर आते हैं, और आपके प्रत्याशी नंबर 4 पे नजर आते हैं। यानी यहां में आप यदि किसी और सीट का बताएं तो मैं उस पर जी, यानी यहां कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर खड़ी है। इसका जवाब आपको डॉक्टर साहब देना होगा, लेकिन पहले हम रास बिहारी जी से ले लें। रास बिहारी जी, ये जो चीज बता रहे हैं अजय जी, इस पायदान से आप सहमत हैं? नंबर 1, मैं अजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अजय जी ने जो बताया है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में इसी तरह की रहेगी। राव इंद्रजीत पहले नंबर पर, राव इंद्रजीत पहले नंबर पर, जाकिर दूसरे नंबर पर और कांग्रेस पार्टी धर्मपाल तीसरे नंबर पर और आप आदमी पार्टी चौथे नंबर पर। जी, ओंकारेश्वर जी, आप भी इससे सहमत हैं इस पायदान से गुड़गांव के परिप्रेक्ष्य में? ये जो आकलन है वो जमीनी जो प्रदर्शन आज हुआ है, मतदान करते जाते समय ज्यादातर मतदाता अपना रुख जो है वो दिखा देते हैं, किन बूथों पे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, और वहां पर हर काउंट उसमें पोलिंग एजेंट होते हैं सभी पार्टियों के बूथों पर, उन एजेंटों के पास किसकी भीड़ ज्यादा हो रही है, इससे कोई भी अंदाजा लगा लेता है। इसलिए आज जो हो रहा है, एक तरह से एग्जिट पोल पे इस देश में बैन है, लेकिन एग्जिट पोल ही इस तरह का एक मानिए, तो ये जो नतीजे आ रहे हैं वो जमीनी हकीकत बयान कर रहे हैं, और इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अजय जी, फरीदाबाद पर तस्वीर क्या दिख रही है?
फरीदाबाद में हमें गुर्जर साहब, किशन पाल गुर्जर नंबर 1 पे नजर आते हैं। नंबर 2 पे वहां पर भी हमें इनेलो नजर आती है और नंबर 3 पे कांग्रेस नजर आती है। ठीक है सर, ये बताते हैं बहुत आम आदमी पार्टी। जी, बहुत संक्षेप में कि कौन सी 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां नतीजे चौंका सकते हैं, क्योंकि हमने सुबह से लगातार लंबी चर्चा की है, हम ये देख रहे हैं कि फलानी फलानी सीटें यहां जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, वोटर का मूड ये है, ये मुद्दे हैं। अभी भी कौन सी ऐसी 2-3 सीटें हैं जिनके बारे में प्रेडिक्शन बदल भी सकता हो 16 तारीख को? देखिए, मुझे इसमें एक कुरुक्षेत्र सीट लगती है जिसमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है अभी तस्वीर है। दूसरा मुझे जो लगता है वो नजर आता है हिसार में। हिसार में मुझे दुष्यंत चौटाला ज्यादा अभी बेहतर नजर आ रहे हैं, तो लेकिन बाकी परिणाम आने के बाद समझ में आएगा जी। इसके बाद में आप यदि आते हैं तो भिवानी सीट पे एक जरूर लगता है कि भिवानी सीट पे अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है तस्वीर कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, तो उसमें टक्कर अभी भी बीजेपी और उसके बीच में इस तरह की है कि वो त्रिकोणीय मुकाबला है वहां। अब उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि स्पष्ट किसे कहा जाए। तो कमोबेश ये सिर्फ इन सीटों पे है। बाकी देखिए, अंबाला में साफ नजर आ रहा है, वहां पर बीजेपी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी वहां हमें तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है। यदि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी होती तो शायद वो तीसरे नंबर पे होती, कांग्रेस चौथे नंबर पे होती, लेकिन चलिए अभी तीसरे नंबर पे नजर आ रही है। इसी तरीके से करनाल में कांग्रेस तीसरे नंबर पे नजर आ रही है। तो ये सब चीजें हैं जहां पे बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा लगता है। रोहतक एक ऐसी सीट है जिसपे आज का इलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में ये कहने की स्थिति में नहीं है कि दीपेंद्र पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। वैसे मैं दीपेंद्र को जीतता हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन क्लीन मैं आज नहीं कह सकता हूं, इतनी साफ स्थिति में नहीं कह सकता हूं दावे के साथ कि दीपेंद्र ही जीतेंगे। यानी 3 सीटें आपने बताई, कुरुक्षेत्र, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, ये वो सीटें हैं आपके मुताबिक जिनके नतीजे बदल सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं, किसी भी प्रेडिक्शन के इधर उधर जा सकते हैं। सर ये बताएं, आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे, यहां भी हम आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट ने आम आदमी पार्टी को खारिज किया। आप आम आदमी पार्टी की हैसियत को इन चुनावों में और इन चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों तक कहां आंक रहे हैं? क्या एक वोट कटवा पार्टी बनकर ये पार्टी रह जाएगी, या इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का हश्र चाहे जो भी हो लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित होगी और विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाएगी? मुझे राजीव नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल कोई इस स्थिति में परफॉर्म कर पाई है कि वो कोई एक बेहतर रिजल्ट बता सके और दिखा सके। मुझे उसका कोई अस्तित्व साफ नजर नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, अगले विधानसभा चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं, छोटे क्षेत्र होते हैं जी, तो एक आध सीटों जैसे यादव जी हैं, यादव जी हो सकता है किसी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन ये नहीं मुझे लगता है कि वो कहीं निर्णायक स्थिति में होंगे या कहीं पे भी कोई इतना बड़ा काम कर दिखाएंगे जो अचंभित कर देने वाला होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वोट कटुआ के रूप में ही मैं तो देखता हूँ। चलिए, अब मुझे आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, संक्षेप में सर करें। जो मैंने बात कही वही शुक्ला जी ने बात कही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है हरियाणा के अंदर। जो 3 सीटों की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरे पास जानकारी है, वहां रोहतक से ओम प्रकाश धनखड़ जी निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। और जो कुरुक्षेत्र वाली बात है, हाईवे के ऊपर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये तीनों के तीनों सीटें और सोनीपत जी, ये चारों के चारों सीटें भाजपा की झोली में आ चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ा घोटाला केंद्र सरकार में किसी ने किया तो नवीन जिंदल ने किया, और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार है। जो मोदी की लहर का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो वहां पे भाजपा के जो उम्मीदवार है सैनी साहब, वो उनको मिलने वाला और मिल चुका है। क्योंकि जो हाईवे का जो माहौल है वो अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला से बना और वो दिल्ली में आके समाप्त हुआ है। और दिल्ली में भी आके फिर वो जो दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें, लोकसभा की सीटें, उन पे आके
उनमें सम्मिलित हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर हम 10 के 10 सीटों की ओर बढ़ रहे हैं। जहां पे शुक्ला जी के 1-2 सीटों के ऊपर जो डाउट है, जो मैंने भी कहा कि 1-2 सीटों पर कंपटीशन हमारा जरूर है, परंतु वहां पर भी हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सभी की निगाहें 16 तारीख पर टिकी हुई हैं कि अभी तक जितने भी दावे किए गए हैं वो दावे 16 तारीख को ईवीएम से जब वोट बाहर निकलेंगे तो कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर मेगा कवरेज जारी है। थोड़ी देर में हम फिर हाजिर हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।